अगला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये भी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि फार्माकोविजिलेंस स्टडी क्या होती है। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि फार्माकोविजिलेंस स्टडी का मतलब होता है किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट का अध्ययन करना। जी हाँ, एडवर्स इफेक्ट का। देखिए, जब भी कोई नई ड्रग बनती है तो उसके साइड इफेक्ट के बारे में हमको जानकारी हो जाती है, क्योंकि ड्रग के जब R&D होती रहती है तभी हमको ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में पता चल जाता है कि ड्रग का अगर कोई ओवरडोज होगा तो किस तरीके का इफेक्ट होगा। ज़्यादातर साइड इफेक्ट जो होते हैं वो ड्रग के ओवरडोज की वजह से होते हैं, या हमारे बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस हो जाती है जिसकी वजह से वो साइड इफेक्ट हो जाते हैं। बट ड्रग के एडवर्स इफेक्ट हमको कब दिखाई देते हैं? वो हमको तब दिखाई देते हैं जब कोई एक ड्रग, या कह सकता हूँ कि वही ड्रग अगर आप 2 महीने से ज़्यादा समय तक लेते हो कंटिन्यूसली, तो ड्रग को आपकी बॉडी के अंदर ऐसे इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। उन्हीं इफेक्ट को हम क्या करते हैं? ड्रग के एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं, और यही हम फार्माकोविजिलेंस स्टडी के अंदर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमको देखिए, जब ड्रग मार्केट के अंदर चली जाएगी तो सीधी सी बात है वो पेशेंट के पास जाएगी। तो क्या होगा कि फिर हमको उस पेशेंट को पूरी तरीके से चेक करना होगा कि ये पेशेंट जो है ये हमारी ड्रग पिछले 2 महीने से लगातार ले रहा है, तो अब इसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ असर दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई जो लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, तो आप एक चीज़ देखोगे कि वो हाई ब्लड प्रेशर की अगर दवाई लेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर की ड्रग का काम क्या होगा? ब्लड प्रेशर को लो करने का। तो वो हमेशा क्या होंगे? उनका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहेगा, क्योंकि वो उस दवाई को कंटिन्यूसली ले रहे हैं पिछले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर से। तो वो हमेशा क्या होंगे? उनका ब्लड प्रेशर हल्का सा लो रहता है, जिससे कि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, मतलब थोड़े से आलसी हो जाएंगे, हमेशा सोएंगे, बैठ जाएंगे, मतलब उनके अंदर की बॉडी की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो दवाई इसी ले रहे हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट। ये एक एडवर्स इफेक्ट है। बेसिकली ये खतरनाक नहीं है, ये आपको दिखाई जरूर देगा, बट ये कभी भी जानलेवा नहीं होता है। बट इससे जुड़ी हुई जानकारी को हासिल करना ही क्या कहलाता है? फार्माकोविजिलेंस स्टडी कहलाता है। यहाँ पर हम बेसिकली ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करते हैं, उसको असेस करते हैं, और कोशिश करते हैं जब ये इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री के पास जाती है कि सर हमारी जो ड्रग है जो कि मार्केट में जा रही है, सेल हो रही है, उसके एडवर्स इफेक्ट ये दिखाई दे रहे हैं। और वो कभी ये भी हो सकता है कि एडवर्स इफेक्ट खतरनाक हो सकता है कि आगे चल के इंसान उस ड्रग को छोड़ दे। तो क्या होगा? ड्रग छोड़ेगा तो सीधी सी बात है सेल कम होगी। तो इंडस्ट्रीज भी क्या काम करती है? उस एडवर्स इफेक्ट के ऊपर काम करती है कि हम कैसे इस एडवर्स इफेक्ट को कम करें या रोकें। तो उसके ऊपर फिर उनकी R&D काम करने लग जाती है। और ये कब पता चलती है? जब फार्माकोविजिलेंस स्टडी होती है और ये जानकारी कंपनी तक पहुंचती है। तो इट इज कॉल्ड फार्माकोविजिलेंस स्टडी। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि ऑर्फन ड्रग क्या होती है। तो देखिए, ऑर्फन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि उन डिजीज या उन बीमारियों के लिए बनाई जाती है जो कि काफ़ी कम लोगों को होती है, मतलब बहुत रेयर डिजीज होती हैं, जैसे जेनेटिक्स डिजीज होती हैं, RNA DNA के थ्रू कोई ऐसी डिजीज होती हैं जो कि लाखों लोगों में किसी कुछ लोगों को होती है, 1 आदमी को, 2 आदमी को, लाखों में 1। तो देखिए, इसमें ये होता है कि इस टाइप की जो डिजीज होती है ना, इसमें कई बार गवर्नमेंट की तरफ से या रेगुलेटरी एजेंसीज की तरफ से कंपनीज को छूट दी जाती है ड्रग बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये डिजीज़ काफ़ी रेयर होती है, काफ़ी कम लोगों को होती है। तो सीधी सी बात है कि जब कंपनी कोई दवाई बनाएगी तो कंपनी को भी ये चीज़ पता होगी कि ये दवाई काफ़ी कम बिकेगी, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को ये बीमारी होती है। तो जब तक अगर आप कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं दोगे, तब तक इस तरीके की जो बीमारियां हैं, ऑर्फन जो डिजीज़ होती है, उसके लिए कोई भी कंपनी ड्रग नहीं बनाएगी। इसीलिए इस तरीके की डिजीज़ के लिए रेगुलेटरी एजेंसीज और कई गवर्नमेंट्स के द्वारा फार्मा इंडस्ट्रीज़ को अच्छी छूट दी जाती है, टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि वो ऑर्फन ड्रग्स जो बीमारियां हैं उनके लिए भी ड्रग्स बनाएं। और आप जानते हैं कि इस तरह की काफ़ी ऐसी डिजीज़ है जो कि काफ़ी रेयर होती हैं। और अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपने ऐसे काफ़ी वीडियोज़ भी देखे होंगे जहाँ पर आपने ऐसे काफ़ी बच्चे देखे होंगे जिनको इस तरीके की रेयर डिजीज़ होती हैं। तो मैं उनके कुछ नाम अगर मुझे मिलेंगे तो मैं साइड में आपको दिखा भी देता हूँ कि इस तरह की काफ़ी ऐसी डिजीज़ है। और कंपनियाँ ये केवल तब, देखिए, जो भी कंपनी ऑर्फन ड्रग्स बनाती हैं वो केवल मानवों की भलाई के लिए बनाती हैं, वो उनका एक सोशल कोज होता है। क्योंकि आप मानिए कि इससे किसी भी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उनको भी ये चीज़ पता नहीं होती है कि कितनी दवाई बिकेगी और कितनी जो होगी वो बिना काम की निकल जाएगी। क्योंकि देखिए, उनको भी नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी रेयर डिजीज़ है। हो सकता है कि वो दवाइयाँ बनाए और 10%, 5% ही दवाइयाँ बिके और बाकी ख़त्म हो जाए। तो ये एक तरीके का सोशल कॉज होता है। तो ऑर्फन ड्रग्स, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, वो डिजीज़ या वो दवाइयाँ जो कि रेयर डिजीज़ के लिए बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो है कि जेनेरिक ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स क्या होती है। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्रांडेड ड्रग्स क्या होती है। जब भी कोई कंपनी, फार्मा इंडस्ट्रीज़ किसी नई ड्रग के ऊपर काम करती है, उनकी R&D काम करती है और एक नई ड्रग डेवलप कर लेती है, IND कंप्लीट हो जाता है, उनका NDA कंप्लीट हो जाता है,
और वो नई ड्रग बना लेती है, तो ये ड्रग किसने बनाई? मेरी कंपनी ने बनाई, मेरी R&D ने बनाई, तो उस ड्रग का पेटेंट मुझे मिल जाएगा। पेटेंट का मतलब ये हो गया कि अब वो दवाई जो है वो केवल मैं ही बेच सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता है, केवल मैं ही बनाऊंगा और मैं ही सेल करूंगा। इट इज़ कॉल्ड ब्रांडेड ड्रग। बट 7 साल के बाद 7 साल के बाद क्या होता है कि उसका जो पेटेंट है, पेटेंट राइट्स खत्म हो जाता है। जैसे ही मैं 7 साल तक मैंने वो दवाई बनाई, मैंने ही बेची, अब क्या हुआ 7 साल के बाद मेरे पास जो पेटेंट था वो अब खत्म हो चुका है। अब क्या होगा कि दूसरी कंपनियां भी अब वो दवाई बना सकती हैं क्योंकि अब मेरा पेटेंट एक्सपायर हो गया है। तो अब जब वही दवाई मेरे अलावा दूसरी कंपनियां भी बना रही हैं तो उस दवाई को अब हम बोलेंगे जेनरिक ड्रग। तो समझ गए मेरी बात को? ब्रांडेड ड्रग का मतलब ये होता है कि किसी इंडस्ट्री के पास किसी ड्रग का पेटेंट हो क्योंकि उन्होंने खुद ये ड्रग डेवलप करी है, करोड़ों अरबों रुपए उस कंपनी ने उस ड्रग के डेवलपमेंट में लगाए हैं, इसीलिए उनके पास उसका पेटेंट होता है और वही लोग उस ड्रग को बेच सकते हैं। बट 7 साल के बाद जब उस ड्रग का पेटेंट खत्म हो जाता है, उनके राइट्स खत्म हो जाते हैं, तो वो ड्रग्स फिर दूसरी कंपनियां भी बना लेती हैं, और जब दूसरी कंपनियां काफ़ी दूसरी कंपनियां भी वही ड्रग बनाएंगी तो अब उस ड्रग को हम जेनरिक ड्रग कहेंगे। देखिए, जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग में सब सेम होता है, उनकी स्ट्रेंथ भी सेम होती है, सेफ्टी भी होती है, उनकी स्ट्रेंथ भी सेम होती है, हर चीज़ सेम होती है। बट ये होता है कि जब ड्रग जेनरिक फॉर्म में चली जाती है, मतलब वो ब्रांडेड के अलावा अब जेनरिक भी बन रही है, तो सीधी सी बात है उनके प्राइस भी अब कम हो जाएंगे। पहले मेरे पास ही राइट्स थे, मैं अकेला बना रहा था, तो मेरे को जो मेरी इच्छा थी उस तरीके से मैं बेच रहा था, जितना महंगा मुझे बेचना था। बट एक बार जब आपके पास से पेटेंट चला गया और दूसरी कंपनियां भी वही ड्रग बनाने लग गई, तो सीधी सी बात है वो हो सकता है कि प्राइस को कम कर दे, बट कभी भी ड्रग की इफिकेसी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दिमाग में आपके कई बार लोगों के क्वेश्चन आता है कि सर जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं उनकी इफेक्ट कम होता है, वो लो इफेक्ट करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रांडेड ड्रग का जो असर होगा वही जेनरिक ड्रग का होगा, सेम होता है। समझ गए होंगे, बस यही इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि ANDA क्या होता है। देखिए, ANDA का फुल फॉर्म होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इसका आंसर आपको यह देना है कि ये एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है या एक तरीके की एप्लीकेशन होती है जहां पर कंपनी अपनी जेनरिक ड्रग की परमिशन मांगती है किसी भी अथॉरिटी से कि हम अब अपनी जेनरिक ड्रग को सेल करना चाहते हैं। तो जेनरिक ड्रग के सेल की परमिशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो एप्लीकेशन वर्क होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? ANDA। इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमको ये चीज़ बतानी होती है कि जो हमारी जेनरिक ड्रग है वो ब्रांडेड ड्रग के बराबर ही है, उसकी जो हम मैन्युफैक्चरिंग में जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके का हम क्वालिटी कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, जितने भी टेस्ट हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जो उसकी बायोविजिलेंस स्टडी है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, जो उसकी सेफ्टी है, वो बिल्कुल सेम है जो उसकी ब्रांडेड ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो ये पूरा हमको डॉक्यूमेंट के अंदर बताना होता है। तो जेनरिक ड्रग को सेल करने की परमिशन के लिए जो हम डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं अथॉरिटी को, इसको हम ANDA कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि BLA क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि BLA का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन। तो देखिए, बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है या एक तरीके की एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर कंपनी अपने किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशन अथॉरिटी से मांगती है। इसके अंदर भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डाटा अवेलेबल होता है, उसके जितनी भी हमने क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करे हैं उससे रिलेटेड डाटा होता है, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड डाटा होता है, उसकी QC से रिलेटेड सारा डाटा हमको प्रोवाइड कराना होता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस, उसकी सेफ्टी, साथ ही साथ लेबल, जब आप उसको पैकेजिंग करोगे तो पैकेजिंग के अंदर जो आप लेबलिंग करोगे तो लेबलिंग के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दोगे, वो सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमको प्रोवाइड करानी होती है, और तब जाके हमको फिर परमिशन मिलती है कि हम मार्केट के अंदर जो है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। और ये सीधी सी बता दो, जिस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की परमिशन मांगी है उसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं आपने प्रोडक्ट की परमिशन मांगी किसी और की और सेल कुछ और करने लग गए। जिस प्रोडक्ट की आपने परमिशन मांगी है उसी को ही सेल करना है। एक एप्लीकेशन होती है जो कि US के अंदर होती है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन नंबर 505 मतलब 505 B2 का मतलब क्या होता है। इस एप्लीकेशन के अंदर हम क्या परमिशन मांगते हैं, तो इसका आंसर आपको ये देना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये इसके अंदर आपको ये परमिशन मांगी जाती है कि आपके पास कोई ड्रग थी जो आप पहले से सेल कर रहे थे, कोई फॉर्मुलेशन था, अब उस फॉर्मुलेशन के अंदर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है, कुछ चेंज करा है, मॉडिफाई कर सकते हैं उस फॉर्मुलेशन के अंदर। आप एक ड्रग थी, उस ड्रग में से किसी एक ड्रग को आपने चेंज कर दिया, या उस फॉर्मुलेशन के अंदर आपने कोई ग्लाइडेंट, कोई कलरिंग एजेंट, कोई फ्लेवरिंग एजेंट जो था वो चेंज कर दिया, मतलब अब फॉर्मुलेशन जो है वो मॉडिफाई हो चुका है। या फॉर्मुलेशन के अंदर आपने कोई नया इंडिकेशन डाल दिया है जो पहले नहीं था,
अब उसके अंदर ये चीज़ आपने ऐड करी है कि ये इंडिकेशन फॉलो करना है, ये जो भी आप लिख रहे हो कि हो सकता है पहले आपने लिखा हो कि इसको खाना खाने के बाद लेना है, बट अब आप चाहते हो कि खाना खाने के पहले ले लिया जाए। उसको आपको या तो कूलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड कराना है, पहले आप कहते थे कि नहीं नॉर्मल टेम्परेचर पे हो सकता है, अब आपने लिख दिया कि इसको फ्रिज के अंदर रखना है। इस तरीके का कोई भी इंडिकेशन आपने चेंज किया, मतलब आपने अपनी ड्रग के अंदर कोई मॉडिफिकेशन किया है और अब आपको उसको ड्रग को सेल करने की परमिशन चाहिए। उस नए मॉडिफिकेशन के बाद या नए फॉर्मुलेशन को सेल करने की परमिशन चाहिए, तो वो किसके थ्रू होगा? इस एप्लीकेशन के थ्रू होगा जिसका नंबर है 505B2। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको इस तरीके की परमिशन चाहिए होती है तो ना आपको यहाँ पर IND की ज़रूरत है, मतलब आपको ना कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल का डाटा लगाना है इसमें कि आपने ये मॉडिफिकेशन किया तो आपने एनिमल के ऊपर स्टडी करी, नहीं। यहाँ पर ना आपको IND से रिलेटेड किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ना NDA की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको क्या सबमिट करना है? कोई पब्लिश्ड लिटरेचर आप सबमिट कर सकते हैं इसके सपोर्ट में, डॉक्यूमेंट के साथ में। लिटरेचर मतलब कोई पेपर पब्लिश हुआ हो, जिस पेपर पब्लिश या कोई रिसर्च के बारे में उसमें बात हुई हो और उस रिसर्च के थ्रू ये पता चला हो कि हमको अगर ये मॉडिफिकेशन इस फॉर्मुलेशन के अंदर करेंगे तो ड्रग काफ़ी ज़्यादा सेफ होगी, उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी। या हो सकता है कि अगर आप फॉर्मुलेशन के अंदर ये चेंज करेंगे तो ड्रग की प्राइस कम हो सकती है, जो जिससे कि गरीब लोगों का भला होगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर लगानी है। मतलब यहाँ पर ना आपको IND का डाटा लगाना है, ना NDA का डाटा लगाना है। यहाँ पर आपको लिटरेचर सर्वे से रिलेटेड कोई रिसर्च हुई हो उस तरीके का डाटा इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको लगाना होता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये 505B जो है ये USFDA के अंदर फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाए, खासकर ये उन प्लांट्स में ज़रूर पूछा सकता है जहाँ पर USFDA फॉलो होती है, USFDA से रिलेटेड प्रोडक्ट्स से मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछा जा सकता है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि ICH क्या है। देखिए ICH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। तो देखिए बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि ICH दुनिया के सभी बड़े देशों के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़, इंडिया, ये सभी लोग सम्मिलित है। यहाँ पर देखिए ये जो एजेंसी है ना, ये एक ब्रिज की तरह काम करती है, जहाँ पर जितने भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं और इंडस्ट्री है उन दोनों को जोड़ा जाता है। यहाँ पर आपको रेगुलेटरी एजेंसी से जुड़े हुए लोग भी मिलेंगे ICH के अंदर, साथ ही साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी इस ICH के अंदर होते हैं। इस कम्युनिटी जो ICH जो है बेसिकली उसको बनाने का उद्देश्य यही था कि दुनिया के सारे लोगों को, मतलब दुनिया के जितने भी लोग हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर अमीर देश भी हैं, गरीब देश भी हैं। तो पहले क्या होता था कि अमीर देशों को काफ़ी अच्छी दवाइयाँ मिलती थी, बट गरीब देशों को लोगों को बहुत ही ख़राब क्वालिटी की दवाइयाँ मिलती थी, जिससे कि कई लोग मर भी जाते थे और इसके कई नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिले हैं। तो इस एजेंसी को बनाने का उद्देश्य यही है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको अच्छी ड्रग मिले, अच्छी क्वालिटी की ड्रग मिले और सेफ ड्रग मिले और हाई इफेक्टिव ड्रग मिले। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का उद्देश्य है, जहाँ पर आपकी रेगुलेटरी एजेंसीज और इंडस्ट्री के लोग आपस में मिलकर गाइडलाइंस बनाते हैं जो कि ड्रग की क्वालिटी के ऊपर रहती है कि ड्रग की क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो। तो ICH एक बहुत ही अच्छी एजेंसी है। साथ ही साथ देखिए ICH के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पहले से ही काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आप ICH को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरी पहले से एक सीरीज़ आ चुकी है, जहाँ पर मैंने ICH को बहुत सिस्टमेटिक वे में बात करी है, और ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ICH के बारे में आपको जानकारी इसलिए ज़रूरी है अगर आप QA में काम करना चाहते हैं या आपको फार्मा इंडस्ट्री में भी अगर नौकरी करनी है ना, तो आपको ICH के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ICH को बहुत ही फॉलो किया जाता है। इंडस्ट्री के जितनी भी दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर ICH गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, इसीलिए ICH के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप मेरी वो सीरीज़ देख सकते हैं, बट मैंने आपको शॉर्ट में ऐसी समझा दी है कि ICH क्यों बनाई गई और इसका रोल क्या होता है। अगला क्वेश्चन, और ये भी USFDA से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि CRL क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए CRL का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट रिस्पॉन्स लेटर। तो देखिए कंप्लीट रिस्पॉन्स लेटर जो कि FDA के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है किसी भी फार्मा इंडस्ट्री को। देखिए किसी भी फार्मा इंडस्ट्री ने अपने नए प्रोडक्ट से रिलेटेड NDA अप्लाई किया, NDA मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अप्लाई किया, या BLA अप्लाई किया। BLA में मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन, जहाँ पर हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने की और उसको सेल करने की परमिशन मांगते हैं। तो आपने NDA अप्लाई कर दिया या BLA अप्लाई कर दिया और अब आप रुके हुए हो, आप सोच रहे हो कि USFDA अब मुझे परमिशन देगा, अब देगा, बट USFDA जब आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है तो उसको वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक दिखती है, कुछ कमी दिखती है। तो उस कमी को वो कम्युनिकेट करता है किसके, कहाँ पर, इंडस्ट्री को, कि सर आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर ये जानकारियाँ नहीं थी या ये चीज़ गलत पाई गई है, इसको आप सुधारिए। तो ये किस फॉर्म में देता है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं
CRL, कंप्लीट रिस्पॉन्स लेटर। इस फॉर्म में फिर वो US FDA जो होता है वो इंडस्ट्री को, जिस भी कंपनी ने NDA अप्लाई किया है उनको वो देता है। वहाँ पर वो बताता है कि ये कमी पेशी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पाई गई है, आप इसको चेंज करिए और फिर हमको अप्लाई कीजिए, एज ए NDA फिर से अप्लाई कीजिए। तो हम उसको वापस चेक करेंगे और उसके बाद फिर अगर हमको सही लगा तो हम आपको अप्रूवल देंगे, और अगर हमको फिर से गलत लगा तो हम आपको फिर से CRL प्रोवाइड करा देंगे। तो इट इज़ कॉल्ड CRL, जो कि US FDA के द्वारा किसी इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जाता है जब कोई भी इंडस्ट्री किसी नए ड्रग के लिए अप्रूवल मांगती है या NDA अप्लाई करती है। तो इट इज़ कॉल्ड CRL। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है और आप चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर डिस्कस होना था, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उनको भी शामिल करूंगा और उनके आंसर्स भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यहीं बने रहिए मेरे साथ।